हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि ये हमारे HPTGT के जो केमिस्ट्री पोर्शन है प्रीवियस ईयर पेपर्स का, उसका सॉल्यूशन आपको इन वीडियोस में चल रहा है। हमारा ईयर जो है 2016 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन हमारा चल रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाला है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्यूशन देख लिया था। इस वीडियो में हम फर्दर ऑन देखते हैं, ठीक है। Which of the following green colored powder produced when ammonium dichromate is used in fireworks? Ammonium dichromate, NH4 twice Cr2O7. फायरवर्क्स मतलब हीट किया होगा, है ना, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Cr2O3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लस N2 निकलता है यहाँ से। बचा हुआ सारा का सारा ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाता है, पानी बनाने में जाता है, ठीक है। अब क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन अंदर की तरफ और उसका मल्टीप्लाई 2 से है, यानी कि टोटल 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पे 8 पानी ही बाहर निकलेगा, तो 8 पानी आप यहाँ पे बाहर निकाल दीजिए। 2 आपके N2 बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से बचेगा क्या, Cr2O3। ओके, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, N2 गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 27, द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड व्हिच हैज इथेन एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज। ये आपका जैसे सॉल्ट होता है, इसका आंसर बाकी सबका बता देती हूँ। जैसे सॉल्ट क्या होता है, आपका प्लैटिनम के साथ एक्चुअली यहाँ पे ऐसे 3 क्लोरीन लगे हुए होते हैं और यहाँ पे ऐसे इथेन जो ग्रुप है आपका वो ऐसे जुड़ा हुआ रहता है इससे, ठीक है। तो ये आपका जैसे सॉल्ट होता है, आपको ऑर्गेनोमेटेलिक्स में पढ़ाया जाता है। तो आप दिख रहे हैं इसका एक कंपोनेंट क्या है, इथीन है। उन्होंने वही बोला कि ऐसा बताओ जिसमें आपका एक कंपोनेंट इथीन बोलना चाहिए, इनको इथीन हो, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द आंसर। फेरोसिन क्या होता है, आयरन रखा होता है यहाँ पे बीच में, ऊपर और नीचे ऐसे ये 5 मेंबर्ड रिंग आपकी जुड़ी हुई रहती है। डाइबेंजीन क्रोमियम क्या होता है, डाइबेंजीन क्रोमियम मतलब क्रोमियम आपकी मेटल के साथ ऐसे 2 बेंजीन रिंग लगी होंगी, ठीक है, ऐसे 2 बेंजीन रिंग इससे जुड़ी हुई रहेंगी। ट्राइथाइल टिन क्या होता है, टिन के साथ आपके 3 इथाइल ग्रुप लगे होंगे ऐसे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए इज द आंसर। अगर वो यहाँ पे सिर्फ इथेन कहते ना बच्चों, तो आपका ऑप्शन डी आता है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन उन्होंने पेपर में एक्चुअली यहाँ पे इथीन बोला हुआ है, यहाँ पे इथीन बोला हुआ है ओरिजिनल पेपर में एकदम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, मैलेशाइट इज एन ओर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैलेशाइट क्या होता है, Cu3 CO थ्राइस OH ट्वाइस Cu2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही होता है। और ये कॉपर का जो आपको ओर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, द मोस्ट एसिडिक ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। देखिए वैसे तो ये सारे के सारे आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिए हुए हैं ना। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको पता है कि एसिडिक ही होते हैं। जब वो एसिड बनते हैं तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे Cl लगा हुआ है तो ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज आता है, जो कि एक्चुअली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ये देखिए ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐसे आता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ, तो ये ऐसे क्या होता है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहता है आपका चार्ज, ऐसे दिखाते होते हैं इसको, अगर आप लोगों को याद हो तो दिखाते हैं ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन की तरह, क्लोरीन की जगह बेंजीन रिंग लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, आपका छोड़ेगा जब हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये ऐसा आपका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। दोनों के ऊपर दिखा देना, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, CD3 इज नथिंग बट CH3 की तरह ही होता है ये, है ना, प्लस आई इफेक्ट देता है। यहाँ पे इथाइल, आई होप यहाँ इतने नीचे आप लोगों को स्क्रीन पे जो है वो दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब आपको पहचानना है कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। बहुत ही इजी है, जो इस नेगेटिव चार्ज को एनहेंस करेगा वो लेस पॉजिटिव होगा, क्योंकि हर एक चीज क्या होना चाहती है, स्टेबलाइज होना चाहती है।
नेगेटिव चार्ज उस पर पहले से, कोई आके और भी उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो वो डिस्टेबलाइज होगा। चाहता क्या एक्चुअली आपका कार्बोनिल जो एंड है, वो चाहता है कि जो मेरे ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ गया है इसको कोई बांट ले मुझसे, इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी देर के लिए मेरे से ले ले, है ना। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट लगाता है। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा ना, स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग क्या करेगा, देखिए बेंजीन रिंग की ज्यादातर कोशिश क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डोनेट करने की रहती है, ले भी सकता है वो इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है, बट वो ज्यादातर क्या करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इस केस में जो है वो डोनेट करेगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे डोनेट करने वाला नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला आ जाए, ये प्लस आर इफेक्ट लगाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है प्लस आर इफेक्ट, तो एकदम डिस्टेबलाइज हो जाएगा ना ये। तो CD3 इज नथिंग बट CH3 की तरह मान के चलो, उसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या इथाइल ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो इन सब में इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये जो अनाइन है आपका डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इस केस में सिर्फ पहले वाले केस में क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, इसलिए ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से आपको बताना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, या कह लो सेंट्रल आइटम के ऊपर जिसमें सबसे ज्यादा चार्ज हो। यहाँ पे इसको तो आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, ऑक्सीजन तो एक तो इसके ऊपर लोन पेयर है, ऊपर से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच के रखता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। SO3 हो सकता है, देखिए तीन ऑक्सीजन लगी हुई है सल्फर पे, क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी है सल्फर के पास। नाइट्रोजन में ऑब्वियसली नाइट्रोजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हाइड्रोजन की बजाय नाइट्रोजन में पार्शियल नेगेटिव आता है। ROR में क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ही आता है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं R ग्रुप्स, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला था, एन एरोमेटिक कंपाउंड among other things should have pi electrons where n can be, can not be, ये कहना चाहते होंगे कि एक एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल विच कैन बी क्लासिफाइड एज ट्राईहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, हेक्साहाइड्रिक। ग्लिसरॉल क्या होता है एक्चुअली, CH2OH, CH2OH एंड CH2OH। तो ये तीनों हाइड्रोजन क्या करता है, लीव करवा के रखता है, बाहर निकाल के रखता है तीनों हाइड्रोजन को। तो क्या मतलब निकाल सकता है, तीनों हाइड्रोजन को भी निकाल सकता है, तो ये क्या हो गया, ट्राईहाइड्रिक हो गया, ट्राईहाइड्रिक हो गया। मोनोहाइड्रिक तब होता है जब सिर्फ एक हाइड्रोजन को निकालता है, डाईहाइड्रिक जब 2 हाइड्रोजन हो गए, हेक्साहाइड्रिक जब 6 हाइड्रोजन को निकालता है, वो 3 को निकाल रहा है तो ट्राईहाइड्रिक। ऑप्शन ए इज द आंसर। Question number 33, the oxidant number of cobalt in this is, cobalt का आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना। देखिए K पोटेशियम, इसका तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है हमेशा, इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसके काउंटर आयन का कितना होगा, -1 चार्ज होगा। कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं X। आपका जो आपका CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, वो कितना कंट्रीब्यूट करता होता है, चार्ज 0, टोटल चार्ज -1 है, ऐसे में X की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। X क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, -1। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स इन्वॉल्व्स, कहता ब्रोमिनेशन अगर आप एल्कीन्स की करते हो तो उसमें क्या होता है, अल्केन्स की सॉरी, होता कैसे है। देखिए जब भी आपके एल्केन्स की, सिंपल एल्केन्स की जब भी आपकी हेलोजिनेशन की बारी आएगी, हेलोजिनेशन की बारी आएगी, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं बट सिंपल एल्केन्स का हेलोजिनेशन करने का तरीका सबसे अच्छा है कौन सा, लाइट की प्रेजेंस में।
और लाइट की प्रेजेंस में जब भी आपका हेलोजिनेशन होता है उसमें हमेशा ही आपका जो है रेडिकल प्रोड्यूस होता है। जैसे Cl2 में से Cl रेडिकल प्रोड्यूस होता है, फिर ये यहाँ से H निकाल के और इस चेन के ऊपर रेडिकल बनाता है, वो रेडिकल दूसरे क्लोरीन रेडिकल के साथ मैच करता है। ऐसे ही Br2 अगर आप डालोगे तो Br रेडिकल बनता होता है। ये आपका ऑर्गेनिक का सबसे बेसिक रिएक्शन होता है ना। ये आपको 11th क्लास से ही पढ़ाना शुरू करते हैं, ये तो सबसे बेसिक है बच्चों, ठीक है। सो फ्री रेडिकल इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मिथाइल फिनाइल ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग। कहता है मिथाइल फिनाइल ईथर आपको बनाना है, ये PH, ये O और ये Me, मिथाइल फिनाइल ईथर। कहता है किससे बनेगा इनमें से, फिनोलेटाइंस एंड मिथाइल आयोडाइड। फिनोलेटाइन क्या होता है बच्चों, ये आपका फिनोल है, इसको आप सोडियम से रिएक्ट करवाइए तो आपका PHONA बनता है, इसको फिनोलेट आयन कहते हैं। ये फिनोलेट आयन कहते हैं ये बना, इसको आप रिएक्ट करवा दो मिथाइल आयोडाइड से, यानी कि CH3I से। इसके ऊपर नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, ये यहाँ अटैक करेगा, आयोडीन बाहर, तो क्या बन गया PHOCH3 बन गया, ठीक है। यही तो बनाना था हमें, हाँ ये तो ठीक है। मिथोक्साइड आयन एंड ब्रोमीन बेंजीन, ये आपका अगले ऑप्शन थोड़ा एक्सप्लोर करके दिखा रही हूँ। ये ब्रोमीन बेंजीन है, ये आपका MeO नेगेटिव Na पॉजिटिव, मिथोक्साइड आयन, सॉरी मिथोक्साइड आयन। तो ये यहाँ पे कह रहा अटैक करेगा और Br को बाहर निकालेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। मतलब पॉसिबल तो देखो बहुत ही ज्यादा तुमने विगरस कंडीशन लगा दी तो बात अलग है, बट अदरवाइज ये इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अब हम इस चैप्टर की सॉरी इस पेपर के पिछले सॉल्यूशन की वीडियो में ही हम पढ़ के हटे थे कि जो हेलोजन होता है वो क्या करता है, बेंजीन के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके रखता है। जब बेंजीन के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बच्चों, तो क्या आता है, कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, इसलिए किसी भी न्यूक्लियोफाइल का जाके वहां पे अटैक करना मुश्किल होता है। इसी सीरीज के मतलब इसी 2016 के पेपर का ही एक क्वेश्चन था ऐसा, ठीक है। आगे मिथेनॉल एंड फिनोल, मिथेनॉल एंड फिनोल तो आपस में इजीली रिएक्ट कर ही नहीं सकते, है ना। मिथेनॉल, ये फिनोल हो गया और ये मिथेनॉल हो गए। कहते हैं ये दोनों रिएक्ट करके यहाँ से H और यहाँ से OH निकालते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन एंड मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन एंड मिथाइल, फिर से ब्रोमोबेंजीन की बात कर रहे हैं। ब्रोमोबेंजीन नहीं करवाएगी ना न्यूक्लियोफाइल को इतने इजीली जो है आपका सब्स्टिट्यूट, क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर है आपका A आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, एस्कॉर्बिक एसिड इनमें से कौन है, विटामिन C बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड को, और दूसरा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, स्पेशली जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं उनको तो बिल्कुल पता होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है एस्कॉर्बिक एसिड का। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन है जो करेक्ट है ही नहीं। फिनोल इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, ये सच है। देखिए वैसे तो ये आपका फिनोल है और ये आपका एसिटिक एसिड है, तो आपको ये देखना है कि कौन इनमें से सही नहीं है। फिनोल कहते ज्यादा एसिडिक होता है आपके एसिटिक एसिड से, क्यों होता है, क्योंकि H पॉजिटिव देने के बाद यहाँ पे आता है O नेगेटिव, ये क्या करता है, यहाँ पूरे बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत ही सारे होते हैं, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली स्टेबल भी ज्यादा होगा, स्टेबल ज्यादा होगा तो एसिडिक भी ज्यादा होगा। इथेनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनोल, कहता है इथेनॉल जो होता है वो लेस एसिडिक होता है फिनोल से, ठीक है। आपको ये दे रखा है CH3 CH2 OH और ये आपको दे रखा है
फिनोल, ठीक है, आपका फिनोल होता है, ये आपका इथेनॉल होता है। ये ट्रू है। ये इसमें ना मुझे लगता है बच्चों ये जो आंसर नीचे बी लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है। हम खुद देख लेते हैं, ठीक है। इथेनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनोल, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि अभी अभी बताया मैंने, फिनोल में क्या बनता है आपका, फिनॉक्साइड आयन बनता है, ये आपका बेंजीन रिंग से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। इथेनॉल में ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा H पॉजिटिव के जाने के बाद। उल्टा आपका ये जो CH3 CH2 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और भी ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से प्लस आई इफेक्ट लगाने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाता है, डीस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू है, ठीक है। इथेनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन इथेन, ये आपका क्या है, आपका इसमें ना मुझे लग रहा है आपको चूज करना है नोट करेक्ट, है ना। नोट करेक्ट मतलब बाकी सारी तो करेक्ट होंगी, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे आपको चूज करना है करेक्ट, चूज करना है जहाँ तक मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इथेनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन इथेन, ये भी ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है, ये फॉल्स, ये फॉल्स। इथेनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट बोल रखा है। इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 OH। इथेन क्या होता है, CH3 CH3। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जितना वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। तो ये आपका फॉल्स हो जाता है। इथाइन इज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, इथाइन जो होता है आपका नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। दिखा देते हैं इथाइन क्या होता है, ठीक है। इथाइन क्या होता है, ये आपका ट्रू आया अभी तक, ये फॉल्स आया है, ये भी आपका फॉल्स होगा, ये मैं आपको समझाती हूँ। इथाइन इज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, इथाइन आपका नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। इथाइन क्या होता है, ये आपका इथाइन होता है, ये तो लीनियर ही होता है ना। कार्बन की यहाँ पे क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। तो आपको यहाँ पे इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी होगी, इसलिए बी इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों गलत है। मैंने क्या बोला शुरू में, है ना, शुरू में मैंने आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी ये कंफ्यूजन में आ गई कि उन्होंने पूछा क्या है। देखिए फिनॉल जो मैंने बोला आपको वो एकदम सच है, फिनॉल ऑक्सीजन देने के बाद ही फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। ये फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग के अंदर डोनेट करता है ना। ये एकदम सच बात है, इसमें कोई भी जो है शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी बच्चों शक वाली बात नहीं है, ये एकदम सच है। देखिए कितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये यहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो कितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसने बना दिए, ये देखिए, ठीक है, ओके। लेकिन एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चों, ये फॉल्स स्टेटमेंट। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। जब ये हाइड्रोजन डोनेट करता है तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ स्टेबलाइज होने के लिए जाता है, यहाँ पे स्टेबलाइज होने के लिए जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए ये CH3CO नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड O, यहाँ कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O। तो आप देख रहे हैं इसमें नेगेटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पे ही घूम रहा है, ठीक है, एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पर घूम रहा है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से कार्बन के ऊपर घूम रहा है। हम क्या बोलते हैं, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे जिनमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हो, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हो। लेकिन आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से उठ के दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जा रहा है। लेकिन आपको क्या दिख रहा है, फिनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से उठ के, नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है आपकी ऑक्सीजन के ऊपर से उठ के कहाँ पे जा रहा है, कार्बन के ऊपर जा रहा है ना।
कार्बन के ऊपर जा रहा है। मैं दिखा देती हूँ फिर से बना के ना। नेगेटिव चार्ज बच्चों एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से उठ के और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के पास जा रहे हैं ना। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.5 के अराउंड होती है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है कार्बन, ठीक है। तो आपके एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से उठ के दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज जा रहा है। इससे क्या होगा, और पूरे कार्बन के सारे फिर कार्बन पे ही घूमता है पूरा चार्ज, ठीक है। इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चाहे नंबर में ज्यादा हैं, पर स्टेबिलिटी कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ज्यादा होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले की ज्यादा होगी, इसलिए ये गलत है। एसिटिक एसिड जो है आपका फिनोल से ज्यादा एसिडिक ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी ट्रू है, ये भी आपकी सॉरी ये आपकी फॉल्स है, ये आपकी फॉल्स है, ये भी आपकी फॉल्स है। तो बी इज द आंसर। उन्होंने नॉट करेक्ट, उन्होंने करेक्ट पूछा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। Question number 38, which reaction of phenol with chloroform sodium hydroxide to give orthohydroxybenzaldehyde involves the formation of, ये आपकी नेम रिएक्शन है, मैं आपको याद दिला देती हूँ। ये बोल रहे रिएक्शन ऑफ फिनोल, ये आपका कह रहे फिनोल था मान लो, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये आपका मान लीजिए फिनोल था, ठीक है। फिनोल विद क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH की प्रेजेंस में CHCl3 से रिएक्शन करवाई है। आपको पता है क्या बना रहा है, इसने बताया भी आपको, बट आपको खुद भी पता होगा इस रिएक्शन में आपका सैलिसैल्डिहाइड बनता है। इसको ये ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बुलाता है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बुलाता है। वैसे इसको सैलिसैल्डिहाइड भी बुलाते हैं। जब सैलिसैल्डिहाइड बुलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड भी इसको बुलाते हैं। और इसमें क्या होता है आपका एक्चुअली CHCl3 से आपको पता ही होगा पहले CCl2 ये कार्बीन बनता है, ये वाला कार्बीन यहाँ पे बनता है, ठीक है। सो डाइक्लोरोकार्बीन इसमें बनता है, ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, रेमर टेमन रिएक्शन है ये, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का मीनिंग क्या, वन ऑफ द फॉलोइंग दैट कैन नॉट अंडरगो डाईहाइड्रोहेलोजिनेशन। डाईहाइड्रोहेलोजिनेशन का मीनिंग क्या है, हाइड्रोजन और हेलोजन एक साथ आप मॉलिक्यूल से बाहर निकालो, ठीक है। और ये निकलता कैसे होता है एक्चुअली, एक एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन और दूसरे वाली का X ऐसे निकलता होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं किसका नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले वो बोल रखा है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, ये आपका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होता है, ये आपका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होता है। तो यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा और यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकल के बाहर HBr, ओके। मिथाइल ब्रोमाइड कैसे बनता है बच्चों, CH3Br, ठीक है, CH3Br। अब आप बताइए ब्रोमीन तो निकलने को तैयार है, पर एडजेसेंट कार्बन ही नहीं है जिसपे से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तो इसलिए बी इज द आंसर, बिना इतना सोचे, क्योंकि बाकी सब में आपके लंबी लंबी चेन्स है, तो ब्रोमीन के साइड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, डन। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर बाय चांस आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल दे देता, मान लीजिए आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल दे देता कि जैसे मान लीजिए ये तो Br इस पे तो लगा हुआ है, ठीक है, पर मान लीजिए ये आपके एडजेसेंट कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ, अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे देता तो आपका वो आंसर भी माना जाता, ठीक है। लेकिन बाकी सब में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आप बोलेंगे टर्चरी ब्यूटाइल जो दिया हुआ है उसको खोल के बता के दिखाएं। ये जो टर्चरी ब्यूटाइल क्या होता है, ये देखिए,
इसमें तो आपकी Br के पास ऑप्शन ही बहुत सारे हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ब्रोमीन यहाँ के साथ साथ इसके हाइड्रोजन भी लेके जा सकते हैं, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, रिएक्शन बिटवीन MEmgBr एंड इथेनॉल। कहते हैं इथेनॉल और MEmgBr में रिएक्शन करवा दो। वैसे तो अल्कोहल और वैसे तो MgBr की रिएक्शन मोस्टली आपको देखने मिलेगी बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, लेकिन आपका ये वाला केस रहता है अल्कोहल्स के साथ, ये वाला केस अल्कोहल्स के साथ रहता है। तो ये रह गया आपका, ओहो फिर से ये लिख दिया। वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए। MEmgBr। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें एक्चुअली, यहाँ से आपका पानी की प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन जाता है, ठीक है, और यहाँ से Me जो है यहाँ आके इसके साथ अटैच हो जाता है और Mg के साथ यहाँ से OH चला जाता है और H और H मिलके H2 गैस निकाल देते हैं। CH3 CH2O Me प्लस MgBrOH ये जुड़ जाता है, साथ में H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन, ओहो अच्छा, मैंने क्या किया है ना, यहाँ से H2 गैस कभी आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं निकालता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये मैग्नीशियम जो है वो इस कार्बन पे जाके अटैक करती है। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन निकालती है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये रिएक्शन रहती है, होती भी बहुत ही कम केसेस में है, ये होती भी बहुत कम केसेस में है बच्चों। अब आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता चला जो आपने पहले प्रोडक्ट लिखा था वो सही नहीं था। क्यों? क्योंकि Me के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, Mg के ऊपर पॉजिटिव होता है। ऑक्सीजन के ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव पे जाके कैसे अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो आप ये देखिए आपके इथेनॉल अल्कोहल में क्या होता है कि आपका जो CH2OH होता है, इसमें CH2 के ऊपर क्या रहता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता ही है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता ही है। तो ये कहाँ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के पास ही जाएगा, वहां से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, हाइड्रोजन बाहर निकाल के, और यहाँ पे पानी की प्रेजेंस में, क्योंकि H पॉजिटिव पानी तो लगाते ही हैं, और वैसे ही रिएक्शन ईथर में होती है और MgBrOH ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, एसिटिक एसिड विल बी ऑब्टेन्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ। एसिटिक एसिड जो है वो किसका ऑक्सीडेशन करने पे मिलेगा, इनमें से एसिटिक एसिड इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करने पर ही मिलेगा वैसे तो, क्योंकि CH3CH2OH है ना, CH3CH2OH, इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो ये वाला कार्बन पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होता है, CH3COOH। आइसोप्रोपेनॉल क्या होता है, CH3OH CH3 ऑक्सीडेशन। ठीक है, CH3CH ये क्या बनेगा आपका, कीटोन पे जाके रुक जाती है रिएक्शन। अगर इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन करवाओगे तो यहाँ से पूरा बॉन्ड ही टूट जाता है ना। ठीक है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है, रिएक्शन वैसे यहीं रुक जाती है। मिथेनॉल CH3OH, इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो HCOOH बनता है। तो क्या बनता है, HCOOH। ग्लाइऑक्सिल क्या होता है बच्चों, ग्लाइऑक्सिल ये एल्डिहाइड होता है। थोड़ा सा सब इरेज कर देती हूँ, पता चल गया है आंसर ए क्यों है, लेकिन हम डी को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर, हम सारे ऑप्शंस को मोस्टली एक्सप्लोर करके देखते ही हैं कि एक्चुअली बाकी के जो आपके ऑप्शंस थे वो हमने नेग्लेक्ट किए ही क्यों। इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो
तो ये क्या करेगा, ये दोनों ही कार्बन क्या हो जाएंगी, ऑक्सीडाइज हो जाएंगी कंप्लीटली। ये लो, हो गए। सो ग्लाइऑक्सल भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एनहाइड्राइड यूजिंग, कहता है कि इसको एनहाइड्राइड में कैसे चेंज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। RCOOH है कोई, उसको RC डबल बॉन्ड OR कैसे चेंज करोगे। इसके लिए बच्चों इसको हीट किया जाता है P2O5 की प्रेजेंस में, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तब आपका जो ये कंपाउंड है ये एस्टर में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, एस्टर में चेंज हो जाता है, सीधे ही अकेले ही। अदरवाइज आपको अगर एस्टर बनाना है तो बेसिकली हम क्या करते होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और एक आपका अल्कोहल लेते होते हैं और उससे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करते होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अकेले कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 की प्रेजेंस में रख दोगे तो आपका एस्टर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सी बात है जो गलत है। कहता है ग्लूकोज इज डाइसैकेराइड, नो, मोनोसैकेराइड होता है ना ग्लूकोज, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है, अकेली एक रिंग होती है ना, अकेली एक ऐसे रिंग होती है जो कि फिर फर्दर जो है आपस में जुड़ती हैं और कुछ कुछ बनाती हैं। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, मिल गया आंसर। तो स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड, ये तो ट्रू है। स्टार्च में क्या होते हैं आपकी अमाइलेस और अमाइलोपेक्टिन जो होते हैं ग्लूकोज की जो बहुत सारी यूनिट्स हैं, अमाइलेस एंड अमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में ये सारी यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर नॉट एनोमर्स, ये भी फॉल्स है, सॉरी ये आर नॉट एनोमर्स, हाँ ये भी ट्रू है, एनोमर्स तो नहीं है। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, एनोमर्स कौन से होते हैं, जिनमें क्या होती है पहली कार्बन पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट होती है ना, उसको कहते हैं ग्लूकोज, सॉरी एनोमर्स, ऐसा नहीं होता है। अगला डी इनवर्ट शुगर कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जो आपकी इन्वर्ट शुगर होती है उसके अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की यूनिट्स जुड़ी हुई रहती है, ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमर इज पॉसिबल फॉर 1-chloro-ट्राइनाइट्रोइथीन, यहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाता है पढ़ते ही। इथीन क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड की बात आती है तो हम क्या करते होते हैं, हम हमेशा दो आइसोमर बनाते होते हैं। ये हो गया आपका सीस आइसोमर, ठीक है, ये हो गया आपका सीस आइसोमर और ये हो गया आपका ट्रांस आइसोमर, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसलिए इसको एक को हम ई बोलते हैं, एक को जेड बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा सिस ई होता है या ट्रांस होता है ई, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, KCN रिएक्ट्स रेडिली टू गिव साइनाइड विद, कहते हैं KCN जो है वो आपका साइनाइड के साथ जल्दी से रिएक्ट करता है, क्या करने के लिए। कहता है ये आपका KCN हो गया, तो आपको पता है इसमें CN नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, कहता है कि इनमें से किससे सबसे ज्यादा रेडिली रिएक्ट करेगा। इथाइल अल्कोहल, ये CH3 CH2OH, नहीं, साइनाइड नेगेटिव, यहाँ पे अटैक करके क्या अल्कोहल को बाहर निकालेगा, ऐसा तो नहीं कर सकता, अल्कोहल इतनी आसानी से बाहर नहीं जाता। इथाइल ब्रोमाइड, हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन्स चले जाते हैं आसानी से बाहर, चले जाते हैं ना। आप साइनाइड की रिएक्शन करवा के यहाँ से ब्रोमीन को बाहर निकाल सकते हो। हेलोजन्स क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। इसमें आप ना याद भी कर लीजिए, बाकी के ऑप्शंस में आपको समझाऊंगी, डोंट वरी। जो गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, गुड लिविंग ग्रुप्स, अच्छे लिविंग ग्रुप्स बता रही हूँ। हेलोजन्स, फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन का एक्सेप्शन रख लेना, ठीक है, बाकी सारे हेलोजन बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। OR ग्रुप आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है।
OR, ये R कुछ भी हो सकता है हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, R आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नाइट्रोजन के ऊपर अगर आपका कोई इथाइल मिथाइल R ग्रुप लगा लीजिए, ठीक है, ये भी आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये कुछ लिविंग ग्रुप जो है वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक में तो बहुत कुछ है याद करने के लिए, बट लिविंग ग्रुप्स बहुत सारे हैं और भी, लेकिन ये सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं वैसे। इसके अलावा मान लो सिलिकॉन के ऊपर यहाँ पे इथाइल कुछ भी R ग्रुप लगा है, लगा लो, तो वो भी आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन में पढ़ते हैं, है ना, एकदम मास्टर्स लेवल पे जाके आप इसको पढ़ते हैं, है ना, जिन्होंने जो लोग इस चीज से वाकिफ है उन्होंने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो उसका पीछे वीडियो को रोक के एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन तो हमने इस वीडियो में भी कवर कर लिया, पिछले में भी कर लिया, कि आपके हेलोजेंस जो है उनको आके कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ से करके बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन और कार्बन के बीच में क्या है बच्चों, वो डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, तो इस तरीके से आपके बेंजीन रिंग के बीच में और ब्रोमीन के बीच में जो है आपका क्या है, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ से इसको न्यूक्लियोफाइल को एक बॉन्ड को नहीं, दो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। क्लोरोबेंजीन भी सेम केस, सो बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, पेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, पेप्टाइड्स किससे बने होते हैं, अल्फा अमीनो, ये आपका बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड ऑन रिएक्शन विद वाटर यील्ड्स, कैल्शियम कार्बाइड की CaC3, है ना, यही होता है ना, CC2 सॉरी, है ना, इसकी आप रिएक्शन करवाते हो पानी से, तो कहता है आपको बताना है कि इसकी रिएक्शन जब आप पानी से करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो आपको मिलता है बच्चों, यहाँ से देखिए, आपको ना यहाँ पे याद रखना है, ये ऑक्सीजन जो है वो जाएगी आपकी कैल्शियम के साथ, तो बन जाएगा CaO, ये जो दो कार्बन है, दो हैं ये, मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ, है ना, सारा ही कुछ ठीक से लिख देते हैं थोड़ा। ये CaC2 यही आपका कैल्शियम कार्बाइड होता है, तो ये ऑक्सीजन जो है इसको कैल्शियम के साथ लगा दो, बची ये दो हाइड्रोजन और दो ही कार्बन, दो हाइड्रोजन और दो कार्बन से क्या बनता होता आपका, ये एसिटिलीन बनता होता है ना। दो कार्बन हो और दो हाइड्रोजन हो जोड़ने को, तो दो कार्बन क्या करेंगे आपस में, कि हम आपस में तीन बॉन्ड बना लेते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को, वैलेंसी को, ठीक है। तो इथाइन इज द आंसर। ये एसिटिलीन, इसको क्या बुलाते हैं, एसिटिलीन भी बुलाते हैं, याद ही रख लेना आपने, और इथाइन भी बुलाते हैं। ये आपका कॉमन नेम है, ये आपका आयुक्तिक नेम है। कहता है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर 4d इलेक्ट्रॉन्स, आप 4d में है तो n तो हो गया आपका 4, d में है यानी कि l हो गया आपका d, l के सॉरी l इज इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, s के लिए, 1 किसके लिए होता है, p के लिए, 2 किसके लिए होता है, d के लिए, तो l की वैल्यू आ गई 2। तो पहले तो यही चूज कर लो, किसने l को 4 बताया है, सबने बताया है, और सॉरी n को 4 बताया, सबने बताया है, l को 2 किसने बताया है, इसने और इसने बताया, बाकी सबको क्रॉस कर दो पहले। फिर देखो आपको और क्या क्या दिए हुए, देखो ये n दिया है, ये l दिया है, ये ml दिया है, और ये आपका स्पिन दिया होता है। अब आप देखिए, आपको ना m को भी देखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो दोनों का सेम ही है, बट a और b में देखिए, स्पिन a में -1/2 है, b में स्पिन 0 है। स्पिन क्या कभी 0 हो सकती है, नहीं, स्पिन हमेशा या तो +1/2 होती है या -1/2 होती है, फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है, इसलिए ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, बी रिजेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, हु यूज्ड द क्वांटम थ्योरी फॉर फर्स्ट टाइम टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोहर सर थे वो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में पढ़ते हैं, बोहर सर ने बोला था ना सबसे पहले कि मान लो आपके इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है, तो वो उसकी सरकमफेरेंस किसके बराबर होगी, उसकी वेवलेंथ के
n टाइम्स के बराबर होगी, n टाइम्स के बराबर होगी 2 पाई r, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले क्वांटम थ्योरी को एक्सेप्ट किया था। क्वांटम थ्योरी भी तो यही कहती है ना कि अ पार्टिकल कैन बी चेंज इनटू मैटर एंड अ मैटर कैन बी चेंज इनटू पार्टिकल। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हर एक पार्टिकल जो वो एटम का बना हुआ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव की तरह काम कर सकता है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन अ सॉल्यूशन विद मिथेनॉल इज 0.8। कहता मैंने एक यहाँ पे एक मिथेनॉल का सॉल्यूशन लिया, या कह लो मिथेनॉल लिया एक डब्बे के अंदर, उस डब्बे के अंदर मैंने इथेनॉल मिला दिया, इथेनॉल मिला दिया। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना होता है आपका, 0.80 होता है। ठीक है, हाँ। कहता है दिस सॉल्यूशन ओबेज रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ को ओबे करता है। रॉल्स लॉ क्या कहते हैं कि आपका सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। फिर उन्होंने बोला किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी आपके एलिमेंट का, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नोट ई इंटू एक्स ई के। पी नोट का मतलब क्या हुआ, प्योर स्टेट में उसका जो वेपर प्रेशर था। अब हमें उन्होंने मोल फ्रैक्शन तो सीधा सीधा इथेनॉल का दे रखा है, सिर्फ ये पता करना है और ये उन्होंने निकालने को बोला है। What is the vapor pressure of ethanol given that at 298 Kelvin the, अच्छा ये given है आपका, ठीक है। What is the vapor pressure of solution of ethanol in solution बोलना चाहिए उनको, in solution बोलना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन पूरा नहीं होता। गिवन है आपको वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एट 298 केल्विन इज दिस मच, यानी कि कहना चाहते हैं कि प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर इतना था। मोल फ्रैक्शन तुमको दे रहा हूँ, सॉल्यूशन के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन सॉरी वेपर प्रेशर बता दो। तो राउल्स अंकल क्या कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल inside the solution is equal to mole fraction of ethanol in pure state into उसका क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर इन सॉल्यूशन आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस इसके बाद तो फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है, राउल्स लॉ ही समझने वाली बात थी बच्चों, सिर्फ समझने वाली क्या बात थी, राउल्स लॉ थी। ठीक है, तो पी नॉट ई आपको 40 mmHg दे रखा है, एक्स 0.80 दे रखा है, तो आपका 30.32 mmHg आपका आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ आ रहा हो। राउल्स लॉ कहता है कि आपने मान लो कोई भी ए कंपोनेंट को किसी सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया और आपको पता करना है इस सॉल्यूशन के अंदर आपके उस कंपोनेंट का प्रेशर कितना है। ठीक है, टोटल प्रेशर ये सॉल्यूशन लगा रहा होगा ना, तो उस सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर में से ए का प्रेशर कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का प्रेशर कितना है, प्योर स्टेट में जो इतना उसका वेपर प्रेशर था उसकी मल्टीप्लाई कर दो इस सॉल्यूशन के अंदर आपने उसका कितना मोल फ्रैक्शन लिया है। ये राउल्स लॉ है। ठीक है बच्चों, ओके। तो चलिए इसी तरीके से आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और इसके साथ हमारे इस क्वेश्चन 2000 के जो सारे क्वेश्चन है वो हमारे सॉल्व होते हैं। और हमारी ऐप का जो लिंक है उसका लिंक मतलब ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डू डाउनलोड इट। और हमारे यूट्यूब चैनल की डिफरेंट CSIR और अलग अलग पेपर्स की जो तैयारी चल रही है वो अपनी आप हमारे यूट्यूब चैनल से शुरू कर दीजिए, हमें कॉल कर लीजिए, आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा। और बंसल एकेडमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करिए, अपनी क्वेरीज को सारी की सारी क्वेरीज को दूर करिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी या।